ठीक है, मैम नेक्स्ट हमारे थर्ड पास क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ जी, पूछें। थर्ड ऑप्शन बता दे। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 23 BPG। ये एब्रीवेशन आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके जो है रिलेटेड है क्वेश्चंस और भी मैंने लिखे हुए हैं। ये क्या होता है कि 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसने हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना है, बाइंड करना होता है। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ बाउंड फॉर्म में है, तब भी 2,3 BPG की प्रेजेंस में क्या होगा कि ऑक्सीजन डिटैच हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगा और 2,3 BPG उसके साथ कंबाइन कर लेगा, बाइंड कर लेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने जिन जगह पे आप चाहते हो ना कि ऑक्सीजन को रिलीज करवाया जाए, तो वहां पे 2,3 BPG की लेवल्स आपकी बॉडी इंक्रीज कर देती है। लेकिन जब हम लोगों ने एक और सिचुएशन होती है, उसमें हम लोगों ने लेट्स से कि एक पेशेंट है, उसको ब्लड जो है ना, उसकी ब्लड लेवल ड्रॉप किया हुआ है। हमने उसको ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज किया उसको, जैसे कहते हैं खून की बोतल लगाते हैं, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया। उस ब्लड के अंदर अगर 2,3 BPG की अमाउंट कम होगी ना, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बहुत टाइटली बाउंड हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर 2,3 BPG कम है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ना ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत बाइंड कर लेगा उसके साथ और रिलीज नहीं होगा। अगर आप इस तरह का ब्लड किसी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दोगे, तो क्या होगा कि वो जो हीमोग्लोबिन है वो जो पर्सन है, उस पेशेंट की बॉडी का भी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा और उसको ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर नहीं करेगा। तो इसमें अगर आप कंडीशन ठीक करने के लिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे थे ना, तो उसकी कंडीशन वर्स हो जाएगी। कहने का मकसद क्या हुआ कि आपका हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए नॉर्मल थी, लेकिन 2,3 BPG की प्रेजेंस में क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ के 2,3 BPG के साथ बाइंड कर लिया और ऑक्सीजन को टिश्यूज तक डिलीवर कर दिया। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्लड है जिसके अंदर 2,3 BPG कम है या नहीं है, तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड रहा, वो किसी टिश्यू को तो मिला ही नहीं, क्योंकि वो अगर डिलीवर कर भी रहा था तो टिश्यू तक पहुंच के भी वो हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच है, किसी टिश्यू को नहीं मिल रहा वो। तो इस तरह का ब्लड हम ट्रांसफ्यूज नहीं करते, बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या करते हैं कि उसको हम एक सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं ताकि उसके अंदर नॉर्मल 2,3 BPG की अमाउंट रहे और ये कंपाउंड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाए, ऑक्सीजन रिलीज हो जाए और जो रिलीज ऑक्सीजन है वो आपके टिश्यूज यूज कर लें। क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, बेसिक मकसद क्या है हमारा यूज करने का, ताकि वो टिश्यूज तक ऑक्सीजन को लेकर जाए। अगर वो खुद ही बाइंडिंग उसने इतनी स्ट्रांग की हुई है कि उसको छोड़ नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन लेके जाने का फायदा क्या जब टिश्यू यूज ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसका मतलब ये था। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है, उसके अंदर शिफ्ट हो सकता है राइट पे या लेफ्ट पे। अब राइट पे किन कंडीशंस में शिफ्ट होगा और लेफ्ट पे किन कंडीशंस में शिफ्ट होगा। राइट में क्या है, अगर आप राइट में पता कब होगा, जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है ना एक दूसरे से सेपरेट होना है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस के अंदर जब उनकी एफिनिटी आपस में कम होनी है, तो क्या होगा कि एसिडिक जब मीडियम होता है यानी पीएच कम होती है, या जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो रेस करेगा, या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा, या बीपीजी जो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है उसका लेवल हाई होगा। इन कंडीशंस के अंदर आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड पे जाएगा, और राइट साइड पे जाने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे से सेपरेट होना है। लेफ्ट साइड पे जाने का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने एक दूसरे से बाइंड करना है। तो मैंने आपको जो फैक्टर्स बताए हैं, पीएच ड्रॉप करना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप करना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होना, और 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के लेवल हाई होना, ये राइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग सिर्फ चार्ली ऑप्शन है जो कि राइट शिफ्ट करवा रहा है, बाकी जो ऑप्शन है वो लेफ्ट शिफ्ट करवा रहे होते हैं। यानी वो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने आपस में बाइंड करना होता है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। स्टोर्ड ब्लड इज ट्रीटेड विद रिजुविनेशन सोल्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको ये सारा फिनोमेना बताया कि अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना और उसको स्टोर कर रहे होते हैं, तो नेचुरली उसके अंदर से 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर वो कम होगा तो आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी।
ऐसे ब्लड को अगर आप सोल्यूशन से ट्रीट रीजुविनेशन सोल्यूशन से ट्रीट किए बगैर ही ट्रांसफ्यूज कर दोगे तो पेशेंट के अंदर जाकर ये ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो आप कंडीशन को बेहतर बनाने के बजाय वर्स कर रहे होते हो, क्योंकि वो ऑक्सीजन की पेशेंट को भी अपने हीमोग्लोबिन के साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, वो उसके साथ बाइंड कर जाता है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता। अब क्या होगा कि पेशेंट की कंडीशन मजीद ख़राब होती जाएगी। जो रीजुविनेशन होता है उसका मतलब क्या है कि उसने 2,3-BPG के जो लेवल्स हैं उसको नॉर्मलाइज करना होता है। एटीपी को भी ये वहां पे स्टोर करेगा, लेकिन हम लोगों ने देखना होता है कि 2,3-BPG के लेवल रिस्टोर रहें ताकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इसके साथ हो और वो ऑक्सीजन को छोड़कर टू द टिश्यूज डिलीवर करने में आसानी हो उसके लिए। तो यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन हैं दैट आर इनकरेक्ट। हम रिजुविनेशन सोल्यूशन को 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट के लेवल को नॉर्मल करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Then question number 16 is what causes left shift of oxygen hemoglobin? अभी मैंने आपको वैसे जो फैक्टर्स बताए वो क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा जो एक और फैक्टर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की ना एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन 220 टाइम्स ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, 220 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो क्या होगा कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया है, अब उसकी एफिनिटी वो ऑक्सीजन के लिए भी बढ़ा देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अटैचमेंट से ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ती है। इस बढ़ने की वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ मजीद ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, एक दो तीन मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं उसके साथ, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि वो जाकर टिश्यूज को डिलीवर नहीं होंगे क्योंकि एफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो हीमोग्लोबिन से सेपरेट नहीं हो पा रहा। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देता है और टिश्यूज तक डिलीवर नहीं होने देता। लेकिन क्योंकि ये एफिनिटी को बढ़ा रहा होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कर्व है वो लेफ्ट साइड पर जा रहा होगा। ठीक है, अगर 2,3-BPG वाला होता तो वो राइट साइड पे जाता, एसिडिक पीएच पे होती तभी वो राइट साइड पे जाता। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग, और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। और इसमें जो 220 का फिगर है ना वो भी आपने याद रखना है, वो भी एमसीक्यूज में आता है। नेक्स्ट आपके पास हो रहा है कि अमाउंट ऑफ 2,3-BPG डज नॉट इफेक्ट फीटल हीमोग्लोबिन। अब हमारे पास ना हीमोग्लोबिन की सर्टेन टाइप्स होती हैं, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F या हीमोग्लोबिन A1C। जो A है उसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, जो A2 है उसके अंदर 2 अल्फा 2 सिग्मा चेन्स होती हैं, जो F है फीटल जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर 2 अल्फा 2 गैमा चेन्स होती हैं, और जो A1C है उसके अंदर 2 अल्फा 2 बीटा ग्लूकोज चेन्स होती हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। जो एम्ब्रियोनिक होती है ना उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट होते हैं। अब उसने पूछा हुआ है फीटल के अंदर कि अगर मैं फीटस के जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसके साथ 2,3-BPG इंक्रीज भी कर दूं डिक्रीज भी कर दूं तब भी उसके साथ इफेक्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता। इसकी वजह ये है कि जो 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है उसने जाके एक स्पेशल अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करना होता है, लेकिन फीटल की जो बीटा चेन पे होता है, लेकिन फीटस के पास बीटा चेन्स होती नहीं है, और उसकी जो एफ जो गैमा चेन्स है ना फीटल हीमोग्लोबिन में उसके पास वो अमाइनो एसिड नहीं होते जिसने 2,3-BPG की बाइंडिंग करनी होती है। तो सिंस उसके पास दो डिफरेंट चेन्स हैं, 2 अल्फा है और 2 गैमा है, तो बाकी बीटा या सिग्मा वाली ऑप्शन तो निकल गए, बाकी रहेगी अल्फा और गैमा। अब अल्फा बाइंड करे ना करे उसका इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी जो बीटा की जगह गैमा चेन्स थी ना उसके अंदर वो अमाइनो एसिड ही नहीं है जिसने उसके साथ बाइंडिंग करनी है, इसीलिए इसकी डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बाकी चेन्स तो इसकी इफेक्ट कभी नहीं होती, अल्फा और चार्ली इसके पास होती नहीं है जो ऑप्शंस हैं। और जो बीटा ऑप्शन दी हुई है उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर तो ऑलरेडी वो, अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें ना तब भी उसने बाइंड नहीं करना, बाइंड उसने बीटा नहीं करना था। ठीक है, इसीलिए फीटस के अंदर 2,3-BPG का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। देन हमारे पास हीमोग्लोबिन की कुछ टाइप्स होती हैं, हीमोग्लोबिन एस जिसको हम नॉर्मली सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि पोजीशन 6 पे ग्लूटामेट की जगह वेलिन की अटैचमेंट है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एक टाइप होती है हीमोग्लोबिन सी जिस पे पोजीशन 6 पे ही लाइसीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटामेट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर ही है और बीटा ग्लोबिन चेन पे ही होता है और 6 पोजीशन पे ही होती है चेंज, लेकिन अमाइनो एसिड लाइसीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटामेट।
तो यहाँ पर हमारे पास 4D ऑप्शन करेक्ट है। और इसके अलावा जो बीटा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट हो रही होती है एट बीटा चेन, तो बीटा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बी एंड सी की ऑप्शन आपको डेल्टा में दी हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, चॉकलेट साइनोसिस इज अ फाइंडिंग ऑफ। अब चॉकलेट साइनोसिस क्या है कि बॉडी ना जैसे साइनोसिस हमने कहा था कि ब्लू कलर की अपीयरेंस हो जाती है बॉडी की, चॉकलेट साइनोसिस में डार्क ब्लू या ब्राउन टेक्सचर बन जाता है आपके बॉडी का, आपकी स्किन का या म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्लू कलरेशन हो जाती है या ब्राउन कलर्ड ब्लड हो जाता है आपका, ठीक है। इसको चॉकलेट साइनोसिस बोलते हैं। होता क्यों है कि आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना उसके अंदर जो आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसकी किसी भी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाए और वो 3 पॉजिटिव वाले फॉर्म में चला जाए, इस टाइप की हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिन। और मेट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, तो अगर मेट हीमोग्लोबिनीमिया हो गया तो वहां पे ऑक्सीजन की डिलीवरी, उसकी बाइंडिंग ही नहीं हो रही, तो टिश्यू तक डिलीवरी कैसे होगी, एबनॉर्मेलिटी तो हो गई। लेकिन मेट हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है दैट इज ब्लू कलर या ब्राउन कलर होता है, उसका डार्क ब्लू ब्राउन कलर होता है, इस वजह से बॉडी के अंदर चॉकलेट साइनोसिस शो होता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल जो आपको ऑप्शन दी हुई हैं उसके अंदर फाइंडिंग इट इज ऑफ मेट हेमोग्लोबिनीमिया, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जो चीजें आ रही है ना वो सारी इंपॉर्टेंट वाली हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा आके आते हैं। देन आपके पास पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका डीएनए का सेगमेंट है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर म्यूटेशन होगी। दूसरी म्यूटेशन होती हैं जिसको हम डिलीशनल म्यूटेशन कहते हैं, कि वहां पे कोई ना कोई जो सीक्वेंस है उस वो डिलीट हुआ होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स आप लोग साथ साथ नोट भी कर लो कि जो पॉइंट म्यूटेशंस है ना वो आपके हीमोग्लोबिन एस यानी सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि वहां पे पॉइंट पोजीशन 6 पे हो रहा था। इसके अलावा हीमोग्लोबिन सी, इसके अलावा हीमोग्लोबिन एस एन सी, इसमें क्या होता है एस सी में क्या होगा कि दोनों पॉइंट्स पे मतलब 6 पोजीशन पे ही जो वेलिन और ग्लूटामेट वाला था और लाइसिन के साथ जो है वो दोनों म्यूटेशन हो रही होती हैं, ठीक है। और पॉइंट म्यूटेशन हो रही होती है आपके बीटा थैलेसीमिया के अंदर। अब थैलेसीमिया क्या है, ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है कि आपके जो नॉर्मल ग्लोबिन चेन्स थी ना अल्फा या बीटा वो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो अगर बीटा चेन्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही वो बीटा थैलेसीमिया है, अगर अल्फा की नहीं हो रही तो वो अल्फा थैलेसीमिया है, ठीक है। तो जो आपका अल्फा थैलेसीमिया ना उसमें डिलीशनल म्यूटेशंस होती हैं, जो बीटा थैलेसीमिया उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है पॉइंट म्यूटेशन वाला दैट इज फॉर बीटा थैलेसीमिया। इसके अलावा जो पॉइंट म्यूटेशंस की एग्जांपल थी मैंने आपको बताई, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोग्लोबिन जो सी है HPC या HBsNC, ठीक है, हीमोग्लोबिन सी डिजीज या हीमोग्लोबिन SC डिजीज, ये पॉइंट म्यूटेशंस की एग्जांपल है। देन हमारे पास आता है कि हम लोगों ने ना फाइब्रस प्रोटीन की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर फाइब्रस प्रोटीन्स में हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन्स आते हैं। इसकी प्रोडक्शंस में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो हमने याद रखनी होती हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होती है। अगर हम बात करें कॉलेज, अब इसमें ना अगर आप बुक देखोगे तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब ये सारे टाइप्स जो है उनकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि कहाँ पर जो है वो आप फाइंड करोगे यहाँ पे इसको। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रख लेनी है 1 2 3 और 8 वाली, इनकी एग्जांपल्स आपने याद रख लेनी है, ठीक है। जो आपकी 1 होती है ना वो स्किन, बोन, टेंडन, ब्लड वेसल्स और कॉर्निया के अंदर होती है। जो आपकी 2 है दैट इज इन कार्टिलेज इन, जी मैम ये आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। चलो मैं ये टेबल भी सेंड कर दूंगी, आप लोग अभी नोट भी कर लो। जो 2 वाली है वो कार्टिलेज, इंट्रावर्टिबल डिस्क और विट्रस बॉडी के अंदर होता है। जो 3 वाले हैं वो ब्लड वेसल्स, स्किन और मसल्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे कोलेजन टाइप 3 थी तो उसके अंदर स्किन आना चाहिए था या ब्लड वेसल्स या मसल। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स उसने ऑप्शन दी हुई हैं उसके अंदर स्किन वाहिद ऑप्शन है जो कोलेजन टाइप 3 वाले इसने मेंशन की हुई है, बाकी ब्लड वेसल्स या मसल्स नहीं दिए हुए, तो अगर वो भी होता है तो वो भी कोलेजन टाइप 3 में होता है। और जो 8 का मैं कह रही थी उसने कॉर्नियल और वैस्कुलर एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 वो कह रहा है कि केस स्टडी शोज लीथल आर्टीरियल रप्चर डिफेक्ट इन टाइप 3 कोलेजन एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न, आइडेंटिफाई द डिजीज।
अब इसके अंदर ना जो फाइब्रस प्रोटीन्स बन रहे होते हैं आपके, उसके फॉर्मेशन के अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो हमारे पास जो अगर कोलेजन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के अंदर कोई डिफेक्ट है ना, उसको हम बोलते हैं कोलेजनोपैथीज। कोलेजनोपैथीज के अंदर हमारे पास जो दो मशहूर चीज़ें हैं, दैट इज एलर्स डैनलॉस सिंड्रोम या ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। अभी उसने बोला कि टाइप 3 कोलेजन के अंदर डिफेक्ट है, तो एक हमें पता चल गया कि ये कोलेजन के डिफेक्ट यानी कोलेजनोपैथीज में से कोई एक है। तो या ऑप्शन ए है या ऑप्शन सी है। इसके अलावा बाकी जो है ना, उसमें मैं बताती हूँ उसमें क्या चीज़ होती है। जो ऑप्शन ए और सी है उसके अंदर क्या होता है, एक में आपको पता चलना चाहिए था कि वो ऑस्टियोजेनिक है तो वो बोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। यहाँ अगर वो आर्टरी से रिलेटेड कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट ऑप्शन एक, तो अगर हम इसको एलिमिनेशन वाले रूल से करेंगे, नहीं कुछ भी समझ आ रहा है कुछ भी करना है तो हमने ये कर दिया। ठीक है, एलर्स टेलर सिंड्रोम है। लेकिन एलर्स टेलर सिंड्रोम में होता क्या है कि जो आपके नॉर्मल कोलेजन फॉर्मेशन जीन्स होते हैं ना, उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। उस डिफेक्ट से हमारे पास दो किस्म के फॉर्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, या कोलेजन टाइप 4 वाला या कोलेजन टाइप 3 वाला। अगर 4 वाले के अंदर डिफेक्ट आता, कोलेजन टाइप 4 के अंदर डिफेक्ट आता, तो आपके स्किन की एक्सटेंसिबिलिटी और फ्रेजिलिटी जो है ना, उसमें डिफेक्ट आता। इसके साथ साथ आपके जो जॉइंट है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा मूव करते हैं, हाइपर मोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइप 3 कोलेजन के अंदर डिफेक्ट आता तो वहां पर आपकी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर लीथल आर्टीरियल रप्चर होता है। ठीक है, और इसने आगे इनहेरिट कैसे करना होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। और डोमिनेंट और वो जो हमारे पास पैटर्न्स होते हैं वो आपको पता होगा ना कि हमारे पास दो जीन्स होते हैं, दो पेयर्स होते हैं। अगर दोनों कैपिटल में है तो वो डोमिनेंट है, अगर एक दोनों अगर वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो उसको रिसेसिव लिखते हैं। ठीक है, तो दो पैटर्न्स होते हैं जो हम जेनेटिक अगर डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में तो वहां भी डिस्कस करेंगे, लेकिन डोमिनेंट में क्या है कि कैपिटल जीन्स होते हैं आपके पास। तो उस पैटर्न से ये आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है। यहाँ पर जो आपको वैस्कुलर वाला हिंट दे रहा था वो कोलेजन टाइप 3 वाला, वो क्या कह रहा था कि एलर्स डैनलस सिंड्रोम है, और अगर इसको मजीद हम क्लासिफाई करते तो ये वैस्कुलर फॉर्म होता। जो स्किन को और जॉइंट को कराते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्लासिक फॉर्म। अदरवाइज है ये एलर्स डैनलस सिंड्रोम। जो ऑस्टियोजेनेटिक जेनेटिक इम्परफेक्टा होता है ना, उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं उसमें क्या होगा कि बर्थ के टाइम पे मल्टीपल फ्रैक्चर होंगे, जो पर्सन है उसका शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, छोटा सा कद होगा। इसके अलावा उसमें टाइप्स होती हैं डिफरेंट, वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 2 और 3 में क्या क्या होता है। स्कर्वी कहते हैं बेसिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ना बोन्स जो हैं वो नॉर्मल स्ट्रेंथ की नहीं बनती, या आपके जो टेंडन्स हैं वो नॉर्मल स्ट्रेंथ के नहीं बनते, वो बिल्कुल सॉफ्ट से बोन्स बन जाती हैं। और एम्फाइसीमा क्या होता है कि एम्फाइसीमा डिस्ट्रक्शन होता है आपकी एल्वियोलाई की। तो नॉर्मल एयर अगर एंटर भी होगी तो वहां पे ट्रैप हो जाएगी और वो नॉर्मल ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं कर पा रही होगी। इस चीज को हम एम्फाइसीमा बोलते हैं, वो भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है। हम नेक्स्ट वो भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर उसने ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा की टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा भी आपकी जो कोलेजन है उसकी सिंथेसिस के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आएगा उस वजह से आती है। उस डिफेक्ट की वजह से तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि आपकी बोन जो है ना वो बहुत नाजुक सी होंगी, फ्रेजाइल बोन बनेगा। इसके साथ साथ आपका जो स्क्लेरा है वो ब्लू हो जाएगा और सुनने में प्रॉब्लम आएगी। जो टाइप 2 होती है वो लीथल होती है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पेरीनेटल पीरियड में होगी, बिफोर बर्थ वाले पीरियड के अंदर ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। उसके अंदर भी ये है कि हेयरिंग लॉस है या ब्लू स्क्लेरा है। लेकिन जो टाइप 3 है ना, होती ये भी लीथल है, लेकिन इसकी फाइंडिंग्स के अंदर जो आपका जो स्पाइन है ना, आपके पीछे वर्टिब्रल है, उसके अंदर हम्प बना होता है। अगर हम नॉर्मल काइफोटिक हम क्या होता है कि आपकी जो आप समझ लो कि आपकी जो वर्टिब्री है ना वो पीछे को बहुत ज्यादा निकली होती है। उसको हम नॉर्मल जुबान में जैसे कुब निकला होता है, या हम इसको नॉर्मल में हम्प बैक कहते हैं, और जो बायोलॉजिकल टर्म है उसके लिए काइफोटिक अपेरेंस बोलते हैं। तो ये आपकी टाइप 3 की फाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर अगर बाकी हम देखें कि ब्लू स्क्लेरा है तो वो दोनों पे होगा, मल्टीपल फ्रैक्चर है वो ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा में होता ही है, लेकिन जो काइफोसिस है वो टाइप 3 की फाइंडिंग है। ठीक है, बाकी A1 और 2 होते हैं और 3 और 4 टाइप होती नहीं है। इसके अलावा बोन्स भी हैं, जो सॉरी टीथ हैं, उसको भी हम बोलते हैं कि ओस्टोजेनिक इम्परफेक्टा के अंदर ना टीथ भी बहुत वीक से बनते हैं, तो उसको हम डेंटियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोलते हैं।
उसमें टीथ के डिसऑर्डर भी ओ आई के साथ। अच्छा, अब इसमें भी शॉर्ट फॉर्म आपने याद रखनी है, ओ आई, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अगर मैं पूरा ना लिखती तो एग्जामिनर ओ आई भी यूज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास आ रहा है म्यूटेशंस इन AAT। अब ये अगेन एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है कि AAT इज अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। A for alpha 1, A for anti trips और T for trypsin। तो अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन है तो हमारे पास क्या क्या इशू होगा। अगेन ये जो आपकी प्रोटीन्स है ना, फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर जो दूसरी प्रोटीन आती है इलास्टिन, उसकी प्रोडक्शन की म्यूटेशन के बारे में बताया हुआ है। आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि इसने सर्टेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करना होता है। अब लेट्स से हमारे पास एक एंजाइम था इलास्टेज, उसने आपके लंग्स के अंदर जाके जो इलास्टिन प्रोटीन थी ना उसकी डिस्ट्रक्शन करनी थी। अगर वो उसकी डिस्ट्रक्शन कर देता तो आपकी लंग की जो नॉर्मल इलास्टिसिटी है वो डिस्टर्ब होती और वो नॉर्मल अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता, ठीक है। AAT ने क्या किया, उस इलास्टिन को कर दिया इनहिबिट, उस इलास्टेज को कर दिया इनहिबिट। इलास्टेज की इनहिबिशन से क्या हुआ कि इलास्टिन की डिग्रेडेशन नहीं हुई, उसने नॉर्मल अपना काम किया। लेकिन अगर किसी भी वजह से AAT के अंदर म्यूटेशन आ गई है और वो उसको इनहिबिट नहीं कर पा रहा तो मोर एंड मोर इलास्टिन की डिग्रेडेशन हो जाएगी और एम्फाइसीमा होगा। इसके साथ साथ एबनॉर्मल प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, और वो एबनॉर्मल प्रोटीन आपके लिवर के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। लिवर के अंदर उस एक्यूमुलेशन की वजह से लिवर का इशू भी बन जाता है, जिसे हम नॉर्मली सिरोसिस बोलते हैं। तो अगर AAT की म्यूटेशंस हो रही है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की म्यूटेशन है, तो वो सिरोसिस भी कॉज कर रहा है, एम्फासीमा भी कॉज कर रहा है। तो इसके अंदर बोथ कैन अकर बाय म्यूटेशन इन अल्फा एंटीट्रिप्सिन AAT। आगे कुछ इजी पीजी क्वेश्चंस थे। डाइजेशन ऑफ एंजाइम्स बिगिन इन, अब एंजाइम की डाइजेशन, सिंस एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इसकी अगर हमें डाइजेशन बिगिन करनी है तो वो ओरल कैविटी में होता है नहीं, एसोफेगस में होता है नहीं, वहां पर होगा जहां पर HCl और पेप्सिनोजन रिलीज हो रहे होते हैं। तो वो शुरू कहाँ पर होती है, बिगिन इन स्टमक, अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रही होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने सिर्फ शुरू होने का पूछा हुआ है तो दैट इज इन स्टमक। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है कि यूरिया साइकिल कहाँ पर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके, ये सारी जो डिटॉक्सिफिकेशन होनी होती है यहाँ पर यूरिया साइकिल रन कर रहा होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, या अगर किसी प्रोटीन की एब्नॉर्मल प्रोटीन की एक्यूमुलेशन होनी होती है, कि सारे फिनोमेना आपके लिवर के अंदर हो रहे होते हैं। तो आपका जो यूरिया की प्रोडक्शन है कि प्रोटीन की सारा वो होने के बाद उसकी यूरिया की प्रोडक्शन होनी है, तो दैट ऑल्सो अकर्स इन लिवर। लेकिन लिवर के अंदर भी यूरिया साइकिल क्या करता है, दो फेजेस में डिवाइड हुआ होता है, मैम ठीक है। हाँ जी। मैम मैम आपने कहा मैम ओरल कैविटी में जो स्लेवरी एंजाइम अमाइलेज निकलता है तो वो जी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं करता पार्शियल। हाँ जी करता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ तो फिर उसने, मैम एंजाइम की डायरेक्शन पूछी है। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स की डायरेक्शन तो आपके ओरल कैविटी में नहीं होती, सही ठीक। ठीक है। ओके ओरल थैंक यू। कैविटी में डायरेक्शन होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की। तो एंजाइम तो प्रोटीन्स है ना, उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, आपके स्टमक से शुरू होगी। तो मैम यूरिया साइकिल किडनी में नहीं होगा। नहीं, यूरिया साइकिल आपके लिवर में होता है, ठीक है। अब लेकिन लिवर में भी क्या होगा कि जो सेल्स है ना उसने उसको डिवाइड किया होता है, उसके सिर्फ दो पहले जो स्टेप्स है ना वो एक साइड पे होंगे, बाकी जितने भी आपके स्टेप्स हैं वो दूसरी साइड पे हो रहे होते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, अब लिवर के अंदर भी अगर हम बात करें ना तो क्या होगा कि वहां पर फर्स्ट टू स्टेप्स, अब वो दो स्टेप्स कौन से होते हैं, सबसे पहले कार्बोमोइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन, जो कि अगर यहाँ पर हम देखें, एक कार्बोमोइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा जूम इन करके, और जो सेकेंड स्टेप होता है सिट्रुलिन की फॉर्मेशन। इन दो स्टेप्स ने होना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बाकी जितने भी सारे स्टेप्स है ना इसके वो साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। कार्बोमोइल बना यहाँ पर,
ये कार्बोमोइल वाली फॉर्मेशन है और ये सिट्रुलिन वाला जो रिएक्शन है, इसने सिर्फ होना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रुलिन की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम ऑर्निथीन। बाकी ये देखो, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ना ये सारे के सारे आपके साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं। इसमें आप लोग सीक्वेंस वाइज नाम लिख लो। सबसे पहले कार्बोमोइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन, देन सिट्रुलिन की फॉर्मेशन, 2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो गए। बाकी जितने मैं बोलूंगी वो सारे साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले अर्जिनिनो सक्सिनेट की फॉर्मेशन, देन अर्जिनिनो सक्सिनेट की क्लीवेज, अर्जिनिन की क्लीवेज, फिर ऑर्निथीन और यूरिया ने दोबारा बनना है। ठीक है, और यूरिया बन गया हमारे पास, और साथ साथ ये देखो यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेप हो गए ये वाले, देन हमारे पास अर्जिनिनो सक्सिनेट की फॉर्मेशन, देन इसकी क्लीवेज हुई और वो अर्जिनिन बना, इससे यूरिया और ऑर्निथीन बना। अगेन ऑर्निथीन ने साइकिल दोबारा शुरू कर दिया। तो ये सारे स्टेप्स आपके साइटोसोल के अंदर हो रहे होते हैं, और बाकी जो स्टेप्स हैं वो आपके फर्स्ट 2 स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना टेस्ट ढूंढें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल अकर्स इन साइटोसोल एक्सेप्ट। तो पहले जो 2 चीजें थी उसके अंदर क्या हुआ कि सिट्रुलिन की फॉर्मेशन जो है दैट अकर्स इन योर माइटोकॉन्ड्रिया, अदरवाइज ऑल द स्टेप जो मेंशन यहाँ पर है दैट अकर्स इन योर साइटोसोल। क्वेश्चन नंबर 28 इज पिक द अमीनो एसिड दैट इज बोथ कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। अब ये क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड्स ने आगे जाके कीटो एसिड्स बनाने होते हैं और कुछ ने ग्लूकोज बनाना होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया होता है। इसमें भी जो याद रखने का ट्रिक है, उसमें आपने क्या करना है कि कीटोजेनिक वाले याद कर लेने हैं, बाकी सब आप जो है वो तुक्का लगा दो कि हाँ कहाँ से कौन सा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अच्छा बच्चा है तो वो सारे भी याद कर सकते हैं कि ये वाले कीटोजेनिक थे या ग्लूकोजेनिक थे। इसमें जो लाइसीन और ल्यूसीन होते हैं ना, ये आपके कीटोजेनिक होते हैं, बाकी मेजोरिटी वाले ग्लूकोजेनिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बोथ होते हैं, जैसे टायरोसिन। ठीक है, इसके अलावा आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान, ये 4 ऐसे नाम है जो बोथ ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक होते हैं। तो आपको गिवन ऑप्शंस के अंदर टायरोसिन वाज बोथ, अदरवाइज कीटोजेनिक याद रखने का है इज ल्यूसीन एंड लाइसिन, ये दोनों होते हैं कीटोजेनिक, और बाकी जितने भी बच गए वो आपके ग्लूकोजेनिक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, A patient presented with vomiting, ketoacidosis, a sweet smell of urine. इसके अंदर जो आपके पास फाइंडिंग थी दैट वाज, जो अगर किसी को कुछ और भी नहीं याद आ रहा है ना, तो उसमें स्वीट स्मेल ऑफ यूरिन, अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आपके पास आ गया है ना, आपके दिमाग में सबसे पहले और वही चीज मेपल सिरप यूरिन डिजीज आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मेपल सिरप यूरिन डिजीज के अंदर आपका जो एंजाइम है ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज BCKD, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज, इसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो यूरिन है बॉडी के अंदर कीटो एसिड जो कीटोन बॉडीज है ना वो बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगी, कीटो एसिडोसिस होगी, यूरिन के अंदर से स्वीट स्मेल आएगी, क्योंकि कीटोन बॉडीज होते हैं ना उनके ऑलरेडी खुद से स्वीट स्मेल होती है, तो यूरिन के अंदर भी स्वीट स्मेल आएगी। इसके साथ साथ पेशेंट को फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी या वॉमिटिंग आ रही होगी बहुत सारी, लेकिन इसको जो मेजर आपको, और मसल के अंदर भी उसकी टोन भी ना वो ऑल्टर हुई होगी, चेंज हुई होगी। तो अगर आपको वैसे याद रखना है तो स्वीट स्मेल ऑफ यूरिन वो लाजमी मेंशन कर देंगे, या कीटो एसिडोसिस मेंशन कर देंगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि दैट इज मेपल सिरप यूरिन डिजीज। एल्बिनिज्म के अंदर अगर उन्हें फाइंडिंग लिखनी होगी तो वो क्या करेंगे कि एल्बिनो बॉडी जो होती है दैट इज टोटली वाइट, उसके अंदर मेलानिन नहीं बन रहा होता, उसका डिफेक्ट ये है कि उसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं बन रहा होता। और अगर वो बात करेंगे एल्केप्टोन्यूरिया की, तो उसके अंदर होमोजेंटाजिक एसिड ऑक्सीडेज HAO, होमोजेंटाजिक एसिड ऑक्सीडेज, उसकी डेफिशिएंसी होती है। और फिनाइल कीटोनूरिया की अगर वो बात करेंगे ना तो उसमें वो PAH लाजमी मेंशन करेंगे। उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमें फाइंडिंग्स दी हुई हैं उसके हिसाब से मेपल सिरप यूरिन डिजीज है ये। लास्ट जो चीज रह गई दैट इज कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया इज अ फाइंडिंग ऑफ। अब जॉन्डिस में क्या होता है कि आपके जो हीमोग्लोबिन ना उसकी ब्रेकडाउन से डिग्रेडेशन से जो है वो बाइल की सिक्रेशन होनी है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल से ज्यादा बाइल सिक्रेट हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी, एक तो उसकी येलो कलर के अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके आगे टाइप्स हैं कि या तो आपका जो ब्लड है, जो आपके हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से ज्यादा
ब्रेक डाउन हो रही है उसकी, या अगर ब्रेक डाउन नॉर्मल भी है तो उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही और बॉडी के अंदर टोटल उसकी जो एक्यूमुलेशन है नॉर्मल से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई है, तो वो कॉन्जुगेटेड भी हो सकती है और वो अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकती है। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है कि लिवर ने उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है कि वो वापस जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से दोबारा रीअब्सॉर्ब ना हो जाए और वापस बॉडी के अंदर आए, बल्कि एक ऐसी फॉर्म में रहे कि वो उसने एक्सक्रीट ही होना है, उसने बॉडी से एलिमिनेट ही होना है, तो उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब अगर हमारे पास हिमोलिटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है, इसका मतलब है कि आपका इतना, हिमोलिटिक का मतलब है कि इतनी ज्यादा ब्लड की जो ब्रेकडाउन हो रहा है कि लिवर उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा, तो ब्लड के अंदर तो अनकॉन्जुगेटेड जो है वो बाइल ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा हेपेटोसेलुलर है कि आपके लिवर के अंदर ही कोई डिफेक्ट हो गया और वो नॉर्मल कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा, तब भी कॉन्जुगेशन तो हो नहीं रही, तो अनकॉन्जुगेटेड ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन थर्ड में क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है, कि कॉन्जुगेशन तो हो गई लेकिन वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा, तो बॉडी के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अनकॉन्जुगेटेड होता तो अल्फा बीटा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेटेड है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। बस ये आपके क्वेश्चंस थे। इसके रिलेटेड जो मैंने आपको चीज़ें सेंड करनी है वो मैं आपको ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगी, कोई और क्वेश्चंस पूछना हुआ तब भी कर देना, अभी मीटिंग का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तभी आप पूछ लेना, ओके। ओके मैम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।